हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई थिंक वीडियो का कैप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं थाईलैंड ट्रिप की बात करने वाली हूँ। सो हम लोग रिसेंटली लास्ट मंथ ही थाईलैंड पे ट्रिप पे गए थे और हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा था। हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी और आज मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी और इसके साथ साथ हर एक डिटेल शेयर करूंगी और कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे कि आप अपना बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हो और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। हर एक सेगमेंट में हम लोग आपके साथ एक ट्रिक शेयर करेंगे जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा अपनी ट्रिप पे। ना ही सिर्फ थाईलैंड, ये जनरल ट्रिक्स हैं जो हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। जो भी आप एशियन कंट्रीज़ विजिट करते हो तो स्टे ट्यून इन द वीडियो टिल द एंड और इसको ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो थाईलैंड का ट्रिप प्लान किया था उसमें मैंने सब कुछ खुद से प्लान किया था। मैंने किसी भी एजेंट से बुकिंग नहीं करी थी। तो जब आप एजेंट से बुकिंग करने चाहते हो तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा आप उतने अच्छे से अपने प्लान को कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हो, आपको उनके हिसाब से ही कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो मतलब आप अगर खुद से बुकिंग करते हो तो एक तो आपको पैसा भी सेव होगा, दूसरा आप हर चीज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको किस होटल में रहना है, किस एरिया में रहना है, कितने दिन के लिए रहना है, क्या क्या जगह जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो सब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है जब आप खुद से बुकिंग्स करते हो। और इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत इजी है सब कुछ ऑनलाइन है। आप हर एक चीज़ खुद से बुक कर सकते हो, हर जगह आप पैसे बचा सकते हो, एक्चुअल प्राइस पे कर सकते हो जिस चीज़ का जितना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी और वन बाय वन हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और मैं उसमें कुछ हैक्स भी आपको बताऊंगी जिससे कि आप अपनी ट्रैवलिंग को इजी कंफर्टेबल बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है कब विज़िट करना चाहिए थाईलैंड। आप जब भी कोई गूगल खोलोगे या किसी ट्रिप वाले से पूछोगे, वो लोग कहेंगे बेस्ट सीज़न टू विजिट इन इज़ नवंबर टू अप्रैल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्दो यहाँ मैं ये मानती हूँ कि वो बेस्ट सीज़न टू विजिट है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में थोड़ा सा मौसम कंपैरेटिवली बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स, बट मैं खुद जून में गई थी। द ओनली थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज़ कि आप ऐसे टाइम पे जा रहे हो जब वहाँ पे बारिश नहीं है। आप कहीं भी जा रहे हो, नॉट जस्ट थाईलैंड, किसी और कंट्री भी जा रहे हो, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप वेदर अच्छे से चेक करिए। तो हम लोगों ने जून में प्लान बनाया, हमारा जून में प्लान बना तो हमने वेदर चेक करा, हमने अच्छे से चेक करा कि बारिश तो नहीं है। मेन चीज़ ये है कि बारिश नहीं होनी चाहिए ज़्यादा और गर्मी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम इंडियन क्लाइमेट में रहते हैं तो हम इजीली 30 to 35 डिग्री सेल्सियस हमको चलता है, तो हम उसमें घूम सकते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि वहाँ पर जनवरी में जो है वो 25 डिग्री टेम्परेचर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बीच एरिया है तो वहाँ पर गर्मी रहती ही है। तो आप इस हिसाब से देखिए कि आप जब जा रहे हैं तो टेम्परेचर कैसा है। सेकेंडली, बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश होगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है बिकॉज आप कोई भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर आपको आइलैंड हॉपिंग भी करनी है तो वेव्स बहुत हाई रहेंगी जिससे कि आपको खुद को डर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि आप 15-20 मिनट में छोटी सी बोट से कहीं पहुँच गए। नहीं, सारे जितने भी टूर्स हैं वो फुल डे टूर होते हैं, पूरा दिन आपको ले जाते हैं। 2-2 घंटे का बोट का सफ़र रहता है एक साइड का, तो आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाओ, आपको डर ना लगे। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे मौसम में ना जाएं जब बारिश होती है। बारिश होती है तो कई बार वो लोग खुद ही टूर्स कैंसिल कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं जून में गई थी, लिटरली मैं सच बता रही हूँ, एक सीट भी खाली नहीं थी फ्लाइट में जिससे हम गए, एक भी सीट खाली नहीं थी। वहाँ पर जितना हमने टूर्स किया, सब कुछ किया, सब फुल्ली बुक्ड थे, कोई भी जगह नहीं थी। इनफैक्ट बसेस जो हमने लोकल बैंकॉक टू फुकेत या फुकेत टू बैंकॉक हम जो गए, वहाँ बस में भी जगह नहीं थी, बसेस वर ऑल्सो फुल। तो आप सोच सकते हो कि कितना क्राउड आया हुआ था। तो आई वुड से कि आप अगर कुछ भी प्लान कर रहे हो तो यू शुड प्लान बेस्ड ऑन वेदर। ठीक है, आप सीज़न में जाना चाहते हो, आप जाइए उस समय। एक तो प्लस ये है कि आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है और कंपैरेटिवली प्राइसेस हर चीज़ के बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि शोल्डर सीज़न ज़्यादा बेटर रहता है।
और नहीं तो हम तो बिल्कुल ही ऑफ सीज़न में गए थे, बट तब भी क्राउड काफ़ी था, वहाँ पर भीड़ थी, लोग थे, सब कुछ था। जस्ट कीप इन माइंड द मेन थिंग इज़ वेदर। वेदर अच्छा होना चाहिए। वेदर ख़राब है तो आई वोंट रिकमेंड कि आप जाओ। वेदर अच्छा है तो आप प्लान कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स लाइक 3.5 hours जर्नी फ्रॉम इंडिया व्हेन यू गो ऑन अ डायरेक्ट फ्लाइट। तो ये तो है सीज़न की बात। नेक्स्ट थिंग इज़ वीज़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लोगों को इसी बात पे होते हैं, वीज़ा कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। तो आप यहाँ से जा सकते हो बैंकॉक। देयर आर मल्टीपल एयरपोर्ट्स। अगर आप डायरेक्टली फुकेत जाना चाहते हो, फुकेत पे भी एयरपोर्ट है। अगर आप यहाँ से बैंकॉक जाना चाहते हो इंडिया से, तो 2 एयरपोर्ट्स हैं, डीएमके और सुवर्णभूमि। सुवर्णभूमि नया एयरपोर्ट है, डीएमके थोड़ा सा पुराना है, बट वो भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। हम लोग डीएमके एयरपोर्ट गए थे। तो प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस आपके पास आने की फ़्लाइट की बुकिंग, जाने की फ़्लाइट की बुकिंग और होटल्स की बुकिंग हैंडी होनी चाहिए। कई बार वो नहीं भी देखते हैं, बट देख भी सकते हैं। तो जब आप काउंटर पे पहुंच जाओगे, हार्डली आपको 5 ही मिनट लगेंगे। वो लोग फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं, स्टैंप लगाते हैं और आप जाइए, इतना सा। बट लाइन लंबी हो सकती है, स्पेशली अगर आप सीज़न में जा रहे हो। और या फिर हम लोग एक्चुअली बहुत ऑड टाइम पे पहुंचे थे। सुबह 4 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड करी थी और हम फटाफट फ्लाइट से जल्दी जल्दी निकल के पहले इमिग्रेशन पे ही पहुंच गए, तो हमें लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो हमारा प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया। कई बार जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो उनका कुछ फास्ट ट्रैक का भी सिस्टम है, जिसमें आप अराउंड 200 थाई बात पे कर सकते हो और वो आपका जल्दी प्रोसेस करा देंगे। बट हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हम लोग जल्दी ही लाइन में लग गए थे, बाकी लोग धीरे धीरे आ रहे थे। हम लोग जल्दी से चले गए और विदिन 5 मिनट्स हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी आने जाने की टिकट चाहिए, आपके होटल बुकिंग चाहिए, दैट्स ऑल। फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे और आपका वीज़ा का प्रोसेस हो गया। बिल्कुल भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए जब हम गए थे तो वीज़ा फ्री था इंडियंस के लिए, तो हमें कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ा। इससे पहले जब लोग जाते थे, जब वीज़ा फ्री नहीं था, तो वीज़ा की फ़ीस वहीं एयरपोर्ट पे करनी होती है, जो कि लगभग 5000 पर पर्सन उस टाइम पे थी। फ़िलहाल फ्री है। आई कांट कमिट गोइंग फॉरवर्ड क्या फ़ीस रहेगी या फ्री ही रहेगा, तो वो नहीं कह सकते। तो वो डिपेंड करता है आपको कितना चार्ज पे करना होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको जैसे आप सारा वीज़ा अपना प्रोसेस कर लोगे, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको क्या क्या कैरी करना है। चूँकि आप फ्लाइट में जा रहे हो, 100 ml से ज़्यादा कोई भी लिक्विड कैरी मत करना, वो लोग निकाल के रख देंगे साइड में। जो भी बॉटल्स कैरी कर रहे हो, स्मॉल पैकेजिंग में कैरी करिए। 100 ml से कम होना चाहिए लिक्विड, उससे ज़्यादा होगा तो वो लोग निकाल देंगे सारा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ कैरी मत करिए। अब बात आती है कि कैसे बुकिंग करनी है। तो सबसे पहले तो आप ऑब्वियसली अपनी डेट्स फाइनलाइज करके फ़्लाइट्स देखोगे। फ़्लाइट्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एशियन कंट्रीज़ में अगोडा पे भी चेक कर सकते हो, वो भी काफ़ी कंपैरेटिव बुकिंग्स मतलब प्राइसेस पे बुक करते हैं। देन देर इज़ दिस ईज़ माई ट्रिप। अगर आपके पास डिफरेंट कार्ड्स है तो ईज़ माई ट्रिप और इक्सिगो पे आपको काफ़ी डिस्काउंट्स मिलेंगे। MMT भी ठीक है, MMT थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता है। अगर आपके पास उनकी इलीट और जो भी मेंबरशिप है तो थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो जो भी आपको वेबसाइट पे कम चार्जेस मिले वो आप बुक कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि देख के बुक करना। और अगर आप एयर एशिया से जा रहे हो तो वो बैगेज नहीं देते हैं, चेक इन बैगेज, वो आपको एडिशनली ऐड करना पड़ता है केजी के हिसाब से। जब आप बुकिंग करते हो उसी टाइम आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो वो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सेकेंडली सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। आप अगर आपको लग रहा है कि आप किसी दिन बारिश हो सकती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ रेनकोट या अम्ब्रेला कुछ कैरी करो। हालांकि वहाँ पर मोस्टली होटल्स में आपको अम्ब्रेला मिलता है, तो आप होटल से भी अम्ब्रेला लेके जा सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट सेफर साइड के लिए अगर आपको खुद के लिए कैरी करना है तो आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड हैव ऑब्वियसली योर पासपोर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट आप थोड़े से कपड़े
कम कैरी करिए, बिकॉज कम इन द सेंस बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आपको ज़रूरत है उतना ही कैरी करिए। कोशिश करिए कि आप क्विक ड्राई कपड़े कैरी करें, क्विक ड्राई शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, क्योंकि क्या होगा कि आप ऑब्वियसली पानी में जाओगे, पूल में जाओगे, सारे होटल्स में पूल होता है, तो अगर वो क्विक ड्राई रहेगा तो आपको इजी रहेगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा गीले गीले कपड़े हर जगह कैरी करोगे तो भारी होते चले जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कैरी करिए। अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लोकेशन पे जा रहे हो तो आप ओडोमॉस वगैरह कैरी कर सकते हो अपने साथ, ओडोमॉस क्रीम, जस्ट टू गेट रिड ऑफ इंसेक्ट्स ऑन द बीच। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ हैंडी रखिए। अनदर थिंग इज़, वहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि आपको स्कूटी रेंट करके आप चलाओगे, बिकॉज वहाँ पे बहुत कॉमन है 500-600 पर डे में आपको स्कूटी मिल जाती है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ कैरी करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग तो आपको स्कूटी देंगे ही नहीं, कुछ लोग बिना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के आपको दे तो देंगे, बट वहाँ पर पुलिस आपको तंग कर सकती है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आपकी लक अच्छी है, आप निकल जाओगे, बट कई बार पुलिस आपको पकड़ लेगी और एटलीस्ट 1000 थाई बात मांगेगी। वहाँ का एक थाई बात हमारे 2.3 रुपीज़ इंडियन करेंसी के बराबर है। तो प्लीज़ मेक दिस श्योर कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। स्कूटी वहाँ पर काफ़ी इनएक्सपेंसिव है और आपको इजीली हर जगह मिल जाएगी, और आपके पास अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप काफ़ी बजट में घूम सकते हो स्कूटी से। अदरवाइज़ आप टुक टुक करोगे, वहाँ पर जो है वो जो रिक्शा होता है उसको टुक टुक बोलते हैं, टुक टुक करोगे या फिर कैब करोगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू मेक यू क्लियर कि आप ये कैरी करिए। सेकेंडली, आप पावर बैंक प्लीज़ कैरी करिए, दैट इज़ अ मस्ट, क्योंकि वही आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा कुछ। और आई वुड सजेस्ट, चूँकि वहाँ पर आप बार बार पूल में जाते हो, बार बार ओशन में जाते हो, दैट इज़ अ कंप्लीट बीच एरिया, कई बार बारिश भी हो जाती है, तो आप वाटर प्रूफ केसेस बहुत इजीली इंडिया में सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, प्लास्टिक के, जिसमें आप फ़ोन रख सकते हो, या फिर कोई भी वाटरप्रूफ छोटा सा बैग ज़रूर कैरी करो, क्योंकि आपका सारा सामान भीग सकता है। मेरे साथ यही हुआ, मेरा फ़ोन भीग गया और वो ख़राब हो गया। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी वाटरप्रूफ केस, क्योंकि वहाँ से जाके लोगे वो लोग बहुत एक्सपेंसिव बेचेंगे इंडिया कंपैरेटिवली, तो आप इंडिया से ही ले जाओ वाटरप्रूफ केस, और उसमें अपना जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसके अंदर रख लीजिए। सो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं फूड पे। तो हमारा इंडियन टेस्ट बहुत डिफरेंट है वहाँ के से। वहाँ पर वेजिटेरियन के नाम पे आपको लिटरली कुछ भी नहीं मिलता, नेक्स्ट टू नथिंग। सब चीज़ों में कुछ ना कुछ नॉनवेज रहेगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो वहाँ का खाना आप नहीं खा सकते। वहाँ पे होटल्स में जो आपको ब्रेकफास्ट में मिलेगा वो लोग सिर्फ आपको चेरी टोमेटो, लेटस, अनियंस और ये सब देंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि एक तो वहाँ के मैकडोनल्ड्स और इन सब में भी आपको कोई वेजिटेरियन बर्गर नहीं मिलेगा, या ये सोच के आप जाओ तो वहाँ पर या तो आप इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढो। उसके लिए ऑब्वियसली आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रेस्टोरेंट हर जगह मिलेगा, एक स्पेसिफिक जगह होगी, वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, नो डाउट हैं वहाँ पर, थोड़े से एक्सपेंसिव है, लाइक इतना भी ज़्यादा नहीं, 500-600 का एक करी आपको इजीली मिल जाता है, बट अगेन यू हैव टू ट्रैवल फॉर दिस। सो आई वुड सजेस्ट कि ये कुछ मैंने लिए थे हल्दीराम के रेडी टू ईट पैकेजेस आते हैं, कॉम्बोज आते हैं। खाली अगर आपको दाल चाहिए तो आप राइस वहाँ होटल से या कहीं से भी ले सकते हो, खाली दाल के पैकेट्स ले सकते हो, या फिर छोले राजमा या ऐसे कॉम्बो ले सकते हो जिसमें दोनों चीज़ें होती है। तो क्या होता है कि गर्म पानी में आप इसको डालो और इसको हीट करके खोल के खा लो, वेरी इजी, रेडी टू ईट रहता है। कोई ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं है इसके, आई थिंक 170-175 के आसपास रहता है। दूसरी चीज़, वहाँ पर 7-Eleven आपको हर कोने में मिलेगा। वहाँ पर अगर आप वेजिटेरियन हो
तो उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बजट में काफ़ी ऑप्शंस हैं। वहाँ पर आपको रामन नूडल्स ये सब मिल जाएगा रेडी टू ईट, आपको चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स, इवन मील्स वहाँ पर जो कि हीट करके अवन में आप खा सकते हो वो मिलता है। पर्सनली वहाँ मैं खुद एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट मुझे वहाँ का नॉन वेज नहीं समझ में आया बिकॉज दे हैव अ वेरी डिफरेंट टेस्ट और थोड़ा सा स्मेली ज़्यादा रहता है, तो मैं भी वहाँ का नॉन वेज नहीं खा पाई ज़्यादा। सो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा अपने साथ चीज़ें रेडी टू ईट कैरी कर लेना, जिससे कि आपको ईजी रहे। वेजिटेरियन हो तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको रहेगा, नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ कैरी सम रेडी टू ईट फूड फ्रॉम इंडिया। 100 ml से ज़्यादा करी अगर आप कैरी करो तो प्लीज़ उसको चेक इन बैगेज में डाल के ले जाओ, हैंड बैगेज में मत लेके जाना। सो दैट इज़ द थिंग अबाउट फूड। अब बात करते हैं जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे उसके बाद आपके इंडियन सिम काम करना बंद कर देंगे, तो अब आपको वहाँ का सिम लेना पड़ेगा। वो लोग विदिन 5 मिनट्स उसको एक्टिवेट करके दे देते हैं। ऑल्दो हमने वहाँ पे ट्रू 5G का सिम लिया था, अच्छा था वो। उसका नेटवर्क ऑलमोस्ट मतलब हर जगह था, कहीं हमें फील नहीं हुआ कि नेटवर्क नहीं गया। तो हमने 10 डेज़ वाला पैक लिया था क्योंकि हम 9 डेज़ के लिए गए थे। उनका डिफरेंट डेज़ का पैक रहता है, उस हिसाब से प्राइस रहता है। तो हमने क्या किया, वो आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। इट्स बेटर कि आप एयरपोर्ट से ही ले लो बिकॉज आपको देन कैब बुक करनी पड़ेगी या फिर लोकेशन दिखानी पड़ेगी, तो बेटर रहेगा कि आप एयरपोर्ट से ही सिम ले लीजिए। तो जब आप सिम लोगे तो एक ऐप है क्लुक करके, वहाँ पर आपको कुछ सिम के ऊपर डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। तो हमने क्या किया था कि हमें अच्छा खासा 20-25% डिस्काउंट मिल रहा था सिम पे। तो हम लोग पहले ट्रू 5G के स्टोर पे गए एयरपोर्ट पे ही, और हमने उनसे पूछा कि अगर हम क्लुक से ले लेंगे तो आप हमारा सिम एक्टिवेट करके दे देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लीजिए। हमने क्लुक से उसका पेमेंट करके उनसे सिम ले लिया, उन्होंने हमारे फ़ोन में डाल के विदिन 5 मिनट्स उसको एक्टिवेट कर दिया। तो आई वुड सजेस्ट, अगर ये एक ट्रिक है जस्ट टू सेव सम मनी। अगर आप डायरेक्टली वहाँ से लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, क्लुक पे आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट अवेल करके आप सिम पे काफ़ी पैसे बचा सकते हो। तो हमें लगभग 10 डेज़ के लिए 587 रुपीज़ का वो सिम पड़ा था, जो कि हमने क्लुक से करा था। अगर हम वैसे लेते तो वो अराउंड 1100 कुछ ऐसे पड़ रहा था। तो दैट इज़ अनदर थिंग। तो आप सिम कार्ड ले सकते हो। और अब इसके बाद आते हैं सामान पे। तो लाइक लगेज रूम्स होते हैं वहाँ पर, हमें हमारा लगेज रखना था बिकॉज हमें आगे कहीं और जाना था और हम लगेज कैरी नहीं कर सकते थे। तो एयरपोर्ट पे आपको लगेज रूम्स भी मिलते हैं। जब आप लगेज रूम में रखोगे वो 24 आवर्स, एक ऐसा होता है जो 24 आवर्स ओपन रहेगा। तो वहाँ पर लगभग 75 थाई बात पर डे पर पीस ऑफ योर लगेज चार्ज करते हैं वो लोग। फिर एयरपोर्ट पे ही एयर पोर्टल्स भी हैं। अगर सपोज आपको अपना लगेज कहीं पे ट्रांसफ़र कराना है, लाइक आपको होटल करवाना है, कहीं भी करवाना है, तो वो लोग आपसे चार्ज लेके आपका लगेज भेज भी देंगे कहीं पे अगर आपको भेजना है तो ऐसे ही मतलब लगेज रूम्स हर जगह हैं, लाइक नॉट जस्ट एयरपोर्ट, बस स्टैंड्स एंड एवरीवेयर, एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से सेफ़ है। आपका लगेज सेफली रहेगा, आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली उसको वहाँ पे रख सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज़, जब आप एयरपोर्ट पहुँचते हो ऑब्वियसली वे टू कम्यूट, तो देर आर कपल ऑफ थिंग्स। आप टैक्सी ले सकते हो, टैक्सीज आर वेरी एक्सपेंसिव, दे चार्ज लाइक एनीथिंग। दूसरी चीज़ें जैसे इंडिया में ओला और ऊबर चलती है, वैसे ही वहाँ पर भी ग्रैब और बोल्ट ऐप चलती है। सो मुझे पर्सनली ग्रैब थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, बोल्ट वॉज वेरी मच चीपर देन ग्रैब और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी था। अब इसका एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर आप वहाँ जाके, एक तो आपका इंडियन सिम वहाँ पे नहीं चलेगा आपके पास, तो बेटर है कि आप इंडिया से ही पहले बोल्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो विद इन लाइक जब आप अगर 1 हफ्ते तक उसको यूज़ नहीं करते, तो हम जब वहाँ गए थे तो बोल्ट ने हमें एक इंडियन नंबर जो हमने जिससे रजिस्टर किया था हमारे नंबर से, उस पर ऑफ़र दिए थे 50% ऑफ के।
तो हमें फर्स्ट 3 राइड्स 50% ऑफ पर राइड मिला था। तो वो काफ़ी चीप रह जाता है और आपको 50% ऑफ ऑब्वियसली आपको आधे पैसे में छोड़ रहा हो। बोल्ट के प्राइसेस ऑलरेडी कम है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर इन केस आप चाहो तो चौथा तरीका यह है कि आप स्कूटी रेंट कर लो, बट देन अगेन यू विल नीड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भी कुछ लोग आपको स्कूटी दे देंगे, बट पुलिस आपको पकड़ सकती है। अगर पुलिस ने आपको पकड़ा तो वो एटलीस्ट 1000 थाई बात आपसे लेंगे ही लेंगे फॉर दिस। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, लाइक लिटरली मेरा भी वहाँ पे चालान कटा। मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, मेरा चालान कटा क्योंकि मैंने पार्किंग गलत जगह कर रखी थी। वहाँ पे कुछ लेन पार्किंग का सिस्टम है। जिस दिन मैं वहाँ गई थी उस दिन राइट साइड पार्किंग थी, मैंने लेफ्ट लेन में कर दी, तो इस वजह से मेरा चालान कट गया और मुझे 500 थाई बात देने पड़े। और प्लस उन्होंने मुझे कोई रिसीट भी नहीं दी, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि क्या चल रहा है। आपके पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस तो वो लोग आपसे पैसे लेते हैं काफ़ी और तंग भी करते हैं। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो बेटर है, अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो बेटर है, नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से पहले ही बनवा के चलो। और अगर नहीं है तो अपने दिमाग में रख के चलो कि आपको कहीं आपको पुलिस वाले पकड़ सकते हैं और आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिना पैसे दिए वो लोग नहीं छोड़ने वाले, वो साफ मना कर देंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़। अब बात करते हैं लाउंज की। तो हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया। यहाँ से ऑब्वियसली हम गए वहाँ पे भी हमने हम लोग नॉर्थ थाईलैंड गए थे तो हमने डोमेस्टिक एयरलाइन से ट्रैवल किया। तो लाउंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पैसे भी बचेंगे और खाना भी मिलता है और आप प्लस वेट भी कर सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल उनके सोफ़ाज़ और रूम्स होते हैं। तो लाउंज के लिए इंडिया में तो ऑब्वियसली आपको जिस तरह से पता है क्रेडिट कार्ड्स चलते हैं लाउंज एक्सेस के लिए, वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं और आप फ्री में लाउंज एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली वहाँ भी आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा। हमारे पास HDFC का डायनर्स ब्लैक था, उस पर अनलिमिटेड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस है। बहुत सारे अलग अलग बैंक्स होते हैं जो कि अनलिमिटेड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस के कार्ड्स देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट अगर आपके पास हुआ है तो आपके तो मज़े ही मज़े हैं। तो ये एक ट्रिक है टू हैव इट। अगर नहीं है तो प्रायोरिटी पास भी वहाँ पे सब जगह चलता है जो कि हर बैंक देता है, बट प्रायोरिटी पास आप सबको पता है इंडिया में जो मिलता है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सेस रहते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप क्रॉस करोगे यू विल हैव टू पे। तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए, या तो आप मल्टीपल प्रायोरिटी पास डिफरेंट बैंक से ले लीजिए, या फिर आप HDFC डायनर्स ब्लैक या कोई भी कार्ड। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ कार्ड, बस मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस होता है इंटरनेशनली। जब आप उसका बैंक की वेबसाइट से PDF भी डाउनलोड करोगे आपको लिस्ट ऑफ लाउंजेस भी मिलेंगे, किस कंट्री में किस एयरपोर्ट पे कौन सा है। तो हमारे पास जो कार्ड था उससे हमें लाउंज एक्सेस हर जगह मिला, तो उसकी वजह से काफ़ी ईजी रहा। इनफैक्ट बाहर के लाउंजेस में आपको अनलिमिटेड बियर, इनफैक्ट वाइन, रम, स्कॉच सब कुछ था लाउंज में फ्री। तो वो एक अलग ही डिफरेंट अच्छा एक्सपीरियंस था और प्लस आपको फ्री में खाने का मिल रहा है तो उसमें क्या बुरा है। तो अगर आप जा रहे हो तो ये चीज़ भी प्लान करके चलना कि लाउंज एक्सेस के लिए कौन कौन सा कार्ड चाहिए होगा, आप इशू करा सकते हो, बहुत इजीली मिल जाते हैं आजकल। तो ये एक अलग चीज़ थी। अब बात करते हैं आइटिनरी की। आई वुड से कि आप हर जगह जाने की कोशिश मत करो, डिपेंड करता है आपके पास कितने दिन हैं उसके हिसाब से आप अपनी आइटिनरी बनाइए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 ही दिन है तो उतनी जगह जाओ जितने में आप कंफर्टेबली जा सकते हो। होटल्स और रिजॉर्ट भी वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बाहर ही बाहर घूमना है, काफ़ी सारे होटल रिजॉर्ट ही मतलब वहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ होती है कि पूरा दिन आप वहीं आपका निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसको ध्यान में रख के आप ऐसी आइटिनरी बनाओ जितने दिन के लिए जा रहे हो उसमें जहाँ भी जाओ उसको अच्छे से देखो, अच्छे से कवर करो, हेक्टिक ना रहे आपका स्केड्यूल, नॉर्मल आप घूमो, वैसा है। तो लाइक आई वुड सजेस्ट अगर आप 5 दिन के लिए जा रहे हो थाईलैंड तो आई वुड से कि आप फुकेत जाइए, फुकेत से ही वापस आ जाइए। आप फुकेत को कवर करिए, फीफी को कवर करिए। फीफी बहुत सुंदर है, मतलब बहुत। आई वुड सजेस्ट कि आप फीफी रह लीजिए 1-2 दिन।
डे टूर्स भी जाते हैं, बट फीफी रहने का है, फीफी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मतलब वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। थर्ड, आप क्राबी कवर कर सकते हो, तो 5 डे आइटनरी में आप ये चीज़ें कवर कर सकते हो। अगर आप 7 डेज़ के लिए जा रहे हो तो आप बैंकॉक और पटाया को ऐड कर सकते हो। बैंकॉक इज़ अ हब ऑफ शॉपिंग, मॉल भर भर के हैं वहाँ पे, मार्केट्स, लोकल स्ट्रीट मार्केट्स हैं। इफ़ यू आर शॉपaholic तो आप बैंकॉक कवर कर सकते हो। पटाया में आप नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो, फन कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें हैं 7 डेज़ में। अगर आप 9-10 डेज़ के लिए जा सकते हो तो आई वुड से नॉर्थ बैंकॉक कवर कर सकते हो। नॉर्थ बैंकॉक में एक जगह है चियांग राई नाम से, वहाँ पे कुछ टेम्पल्स हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं उसका वीडियो इस वीडियो में अटैच करूँगी। वहाँ पे एक वाइट टेम्पल है, एक ब्लू टेम्पल है, एक गोल्डन ट्रायंगल है जहाँ पर डिफरेंट रिवर्स आके मर्ज होती हैं, तो आप वो कवर कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आइटनरी, 7 डे आइटनरी में आप कैसे क्या क्या कवर करोगे। अगर आपके पास 2 वीक्स का टाइम है तो आप वहाँ पर कुछ आइलैंड है, को समुई, को ताओ, ये 2-3 आइलैंड आसपास हैं, ये बहुत खूबसूरत है, आप वहाँ भी जा सकते हो। वहाँ पर अगर आप प्लस फुल मून वाले दिन जा रहे हो तो फुल मून पार्टी वहाँ पे काफ़ी फेमस है, वहाँ जा सकते हो। इनफैक्ट बैंकॉक में भी बहुत सारी जगह हैं। बैंकॉक में एक बिल्डिंग है विच इज़ लाइक 63rd फ्लोर पे आपको पूरा बैंकॉक दिखता है, वो काफ़ी अच्छा है। बैंकॉक में भी कुछ टेम्पल्स हैं जो कि बहुत सुंदर है। बैंकॉक में डिनर क्रूज एक्टिविटी होती है। देन यू हैव इन बैंकॉक देर इज़ दिस डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर। फुकेत में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। फुकेत में पूरी एक मार्केट लगती है सैटरडे संडे, वहाँ आप जा सकते हो। देर इज़ योना बीच क्लब, आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा, वो पूरा लाइक बोट के ऊपर बीच क्लब है, उसके अंदर 4-5 डिफरेंट पूल्स हैं, पार्टी है, तो वो आपने काफ़ी रील देखी होगी, बहुत फेमस है। उसको योना बीच क्लब करके नाम से है, आप वहाँ जा सकते हो, वो एक्टिविटी कर सकते हो। देन पटाया में एक अंडर वाटर एक्वेरियम है जो कि काफ़ी फेमस है, आप वहाँ विजिट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बैंकॉक में। इनफैक्ट डॉल्फिन के शोज़ होते हैं, जिसको उसमें इंटरेस्ट है आप वहाँ जा सकते हो। टाइगर, फुकेत में टाइगर से इंटरैक्ट करने की एक जगह है, आप वहाँ जा सकते हो। सो देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेसेस, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू कैन कवर। ये डिपेंड करता है कि आपको किस एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, आप वो करिए। सो थैंक you so much for watching the video. Stay tuned for upcoming videos, and if you have any kind of questions, please do ping me on WhatsApp, or you can ask the questions on comment section. I will try to address all your questions, and yeah, thank you so much. Bye bye.